क्या आपके बच्चे को ऑटिज्म है और आप उसकी हैंडराइटिंग को लेके वरीड हैं? हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर आकांक्षा है। मैं एक चाइल्ड और एडोलेसेंट साइकियाट्रिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे कि वो बच्चे जिन्हें ऑटिज्म है उनकी हैंडराइटिंग को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना है कि एक नॉर्मल डेवलपिंग बच्चे का हैंडराइटिंग भी खराब हो सकता है, पर 2009 में एक स्टडी हुई जो एक लैंडमार्क स्टडी थी। इसमें ये देखा गया कि ऑटिज्म के बच्चों की जो हैंडराइटिंग की प्रॉब्लम है वो नॉर्मल डेवलपिंग से ज़्यादा है, जिसमें उनका फाइन मोटर डेफिसिट कंट्रीब्यूट करते हैं। उसमें बच्चों के जो सेंसरी प्रोसेसिंग के लैक्स हैं वो भी हैंडराइटिंग की प्रॉब्लम को बढ़ाते हैं। इसमें ये भी देखा गया कि लेटर की फॉर्मेशन का जो डेफिसिट है या लैक है वो कहीं ज़्यादा था कंपेयर टू कि लेटर का साइज बड़ा छोटा होना या लेटर्स के बीच में स्पेसिंग होना। हमें क्या सीखना है इस स्टडी से? हमें ये सीखना है कि हमारा अगर कंसर्न हैंड राइटिंग है तो वो कभी भी हैंड राइटिंग को सीधे तौर पर एड्रेस करके नहीं आएगा। ऑटिज्म में खासकर वो कैसे आएगा? जब आप पहले ऑटिज्म पे काम करेंगे, ऑटिज्म के जो सेंसरी प्रोसेसिंग डेफिसिट्स हैं उन्हें करेक्ट करेंगे तो हैंड राइटिंग अपने आप ठीक हो जाएगा। एक मैं अपनी ऑब्जर्वेशन आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। क्लिनिक में पेरेंट्स जब भी आते हैं तो उनका कंसर्न होता है बच्चे को ऑटिज्म है, ठीक है, मान गए। अब हमारे टारगेट सिर्फ दो रहते हैं, एक ये बोलना शुरू कर दे, दूसरा ये लिखना शुरू कर दे ताकि ये स्कूल चला जाए। और सरप्राइजिंगली वो सिर्फ दो तरह की ही थेरेपीज पे काम करना चाहते हैं। एक हो गई स्पीच थेरेपी और दूसरी स्पेशल एजुकेशन, कि हम बैठे और हम उसको लिखना पढ़ना सिखाएं। बाकी जो बेसिक्स है जहाँ पे उसको सेल्फ अवेयरनेस, बॉडी अवेयरनेस, मसल्स पे काम, आई हैंड कोऑर्डिनेशन पे काम, वो उनकी चेकलिस्ट में नहीं होता। इस वीडियो का पर्पस है आपको ये समझाना कि हैंड राइटिंग ऑटिज्म में तभी आएगी जब पहले हम ऑटिज्म पे काम करेंगे। तो चलिए वापस टॉपिक पे आते हैं कि हैंड राइटिंग के लिए हमें क्या करना है। सबसे पहले हमें समझना है कि कुछ प्री रिक्विजिट स्किल्स होते हैं किसी भी हैंड राइटिंग की डेवलपमेंट में जो हमारे बच्चे जिन्हें ऑटिज्म है उनमें लैकिंग हो सकते हैं। सबसे पहला आता है बॉडी और स्पेशल अवेयरनेस। मैं कहाँ बैठी हूँ, मेरी बाजू इस टाइम टेबल पे है, मेरा शोल्डर जॉइंट पोस्चर बना रहा है या नहीं आ रहा, और मैं कौन से स्पेस पे बैठी हूँ, मेरी सीट कंफर्टेबल है या नहीं है। ये सब बॉडी और स्पेशल अवेयरनेस का पार्ट है जो कैसे करेक्ट होगा जब आप बच्चे की ऑक्यूपेशनल थेरेपी और सेंसरी इंटीग्रेशन कराएंगे। दूसरा पार्ट लैटरल और बायलैटरल कोऑर्डिनेशन, मतलब कि मैं अगर लिखने बैठ रही हूँ तो आप देखिए दोनों हाथ अलग काम कर रहे हैं। एक हाथ से आप पेपर पकड़ते हैं, दूसरे हाथ से आप लिख रहे हैं। तो अगर हम बच्चे के बायलैटरल कोऑर्डिनेशन पे ऑक्यूपेशनल थेरेपी में काम नहीं करेंगे तो ये फाइनल टास्क में बायलैटरल कोऑर्डिनेशन करना बच्चे के लिए मुश्किल होगा। तीसरा विजुअल परसेप्शन और विजुओमोटर इंटीग्रेशन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है मान लो सामने कॉपी पे एक लेटर लिखा है, कोई अल्फाबेट है, तो मेरी विजुअल परसेप्शन होनी चाहिए। मुझे ये पता चले कि ये जो शेप सामने बनी है इसको ए बोलते हैं और फिर मैं उसे पोजीशन कर पाऊँ अपने पेपर पे। ये दोनों चीजें, विजुअल परसेप्शन और विजुओमोटर इंटीग्रेशन, जरूरी रहता है कॉपी करने के लिए और मीनिंगफुल कॉपी करने के लिए। एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। हमारे क्लिनिक में एक बच्चा आता था थेरेपी के लिए, राइटिंग स्किल डेवलपमेंट के लिए। इशू क्या आया कि मदर ने उसे हमेशा सिखाया है कॉपी करने के लिए। उसको सामने से देख के हमें सी लिख के, हैंड पकड़ के हम ABC लिखना उसको सिखा रहे हैं। एक पिछला प्री रिक्विजिट स्किल मिसिंग था। उसे यही नहीं समझ थी या रिकॉग्निशन नहीं थी कि जो मैं शेप बना रही हूँ इसको A बोलते हैं, इसको C बोलते हैं। सो हमेशा याद रखिए, चीज़ें सिखाइए पर स्टेप वाइज सिखाइए। पहले बच्चे की अवेयरनेस होनी चाहिए कि जो शेप वो कॉपी कर रहा है उसका नाम क्या है, उसको क्या बोलते हैं। उसके बाद उसे लिखने पे जोर दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है पोस्चरल स्टेबिलिटी। पोस्चरल स्टेबिलिटी का मतलब है कि मैं जब लिखने बैठूं
तो मेरा पॉस्चर, मेरी फोर आर्म, मेरा एल्बो, मेरा शोल्डर, मेरी नेक, मेरा हेड एक पोजीशन बनी रहे। मैं लीन ना करूं डेस्क के अगेंस्ट। मैं ऐसा नहीं हूं कि जैसे आपने देखा होगा कि बच्चे कई बार लिखते हुए बहुत क्लोज टेबल के लिखने लगते हैं, एज इफ आपको बोलना पड़ता है सिर सीधा करो, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। वो क्यों प्रॉब्लम आ रही है? वो आ रही है क्योंकि कोर जो है आपका बैक का जो पॉस्चर स्टेबिलिटी है वो कम है। तो धीरे 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 बच्चा फॉरवर्ड लीन होता जाएगा, उसकी हैंडराइटिंग खराब होती जाएगी। अगला पॉइंट आता है आई हैंड कोऑर्डिनेशन। आई हैंड कोऑर्डिनेशन कहाँ रोल प्ले करती है कि जब मुझे सामने कॉपी से कॉपी करना है या मुझे बोर्ड से कॉपी करना है, तो मैं सामने देख भी रहा हूँ और साथ के साथ मेरा हाथ भी चल रहा है। आई हैंड कोऑर्डिनेशन। पर आई हैंड कोऑर्डिनेशन सिर्फ कॉपी पे ही नहीं आएगा। आई हैंड कोऑर्डिनेशन आप बहुत सारी ओटी एक्टिविटीज में ऐड कर सकते हैं। आप बच्चे के साथ स्पोर्ट्स खेल सकते हैं, बॉल गेम्स खेल सकते हैं, जहाँ पे आप आई हैंड कोऑर्डिनेशन पे काम कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है टेक्टाइल परसेप्शन। टेक्टाइल परसेप्शन का मतलब है अगर मैंने हाथ में पेन पकड़ा है तो मुझे उसकी फीलिंग कैसे हो रही है, मुझे कितना प्रेशर अप्लाई करना पड़ रहा है उस पेन को पकड़ने के लिए, और जब मैं पेपर पे पेन से लिख रहा हूँ तो मैं कितना प्रेशर दे रहा हूँ। क्या मेरा प्रेशर इतना ज़्यादा है कि पेज फट जा रहा है, या मेरा प्रेशर इतना कम है या वो बहुत लाइट है, वो दिख ही नहीं रहा। सो ये टेक्टाइल परसेप्शन का एक डोमेन रहता है। अगला स्किल आता है मेमोरी। मेमोरी बहुत ज़रूरी है बिकॉज मेमोरी ऑफ लेटर फॉर्मेशन। ये जो बी बोला जा रहा है या ए बोला जा रहा है, इसको मैंने पिछली बार कैसे ड्रॉ किया था? क्या इसको मैंने राइट साइड एक सी बनाया था या मैंने लेफ्ट साइड सी बनाया था? ये मेमोरी बहुत ज़रूरी है लेटर फॉर्मेशन की। उसके बाद जब हम वर्ड लिख रहे हैं तो मुझे याद रखना है कि एक लेटर दूसरे लेटर के बीच में मुझे स्पेस नहीं देना, या सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स क्या रहेगी। इसे मेमोरी ऑफ लेटर फॉर्मेशन कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है अटेंशन। जो बोला जा रहा है, जो मेरे से बात की जा रही है, क्या मैं उसको पूरा एब्जॉर्ब कर रहा हूँ या मैं डिस्ट्रैक्टेड हूँ। और लास्ट पॉइंट जहाँ पे सबसे ज़्यादा गड़बड़ होती है वो है मोटिवेशन। अब मोटिवेशन कि मैं इन सब प्री रिक्विजिट स्किल्स को अचीव करने के बाद मोटिवेटेड रहूं कि मुझे लिखना है। मोटिवेशन क्यों ज़रूरी है? क्योंकि देखिए, जब भी हम बच्चे के साथ ज़बरदस्ती पकड़ के, डांट के, चिल्ला के उसे राइटिंग करवाएंगे तो मोटिवेशन कुछ नहीं बचेगी। हमारे को ये समझना है कि अगर आपके बच्चे ने प्री रिक्विजिट स्किल्स अचीव नहीं किए हैं तो राइटिंग उसके लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड टास्क होगा। तो पहले प्री रिक्विजिट स्किल्स को बिल्ड कीजिए नॉन राइटिंग सेटअप्स में। आप कुछ होम बेस्ड एक्टिविटीज़ करा सकते हैं। होम बेस्ड एक्टिविटीज़ ऑक्यूपेशन थेरेपी की हमारे बहुत सारे वीडियोस में होम बेस्ड ऑक्यूपेशन थेरेपी के आपको क्या कराना है उसके बारे में नॉलेज मिलेगा। उसे घर में कराइए। पहले इन स्किल्स को बिल्ड कीजिए और उससे क्या होगा, बच्चा जब करने लगेगा तो वो कर पाएगा। जब वो कर पाएगा वो इंटरनली मोटिवेटेड होगा कि मुझे और करना है। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस नेक्स्ट वीक्स में भी शेयर करेंगे आपके साथ। आपको कुछ चीज़ें अगर डिटेल में जाननी हो तो हमें मैसेज करके बताइए। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। थैंक यू।